हिंदू साम्राज्य दिवस। हिंदू साम्राज्य दिनोत्सव के उपलक्ष्य में परम पूज्य सरसंघ चालक जी का उद्बोधन। ज्येष्ठ शुक्ल त्रयोदशी युगाब्द 5112 24 जून 2010 नागपुर। प्रतिपश्चंद्र लेखेव वर्धिष्णुर्विश्ववंदिता शाह सूनो शिवसैषा मुद्रा भद्राय राजते। हिंदू साम्राज्य दिवस। माननीय सरकार्यवाह जी, विदर्भ प्रांत सहसंघ चालक जी, नागपुर महानगर संघ चालक जी, नागपुर महानगर सहसंघ चालक जी और आत्मीय स्वयंसेवक बंधु, प्रतिवर्ष आने वाले इस हिंदू साम्राज्य दिनोत्सव का आज विशेष आयोजन है। अपना संघ कार्य 84वां वर्ष पार करके 85वें साल में चल रहा है। इतना लंबा समय कोई कार्य करते करते जब बीत जाता है, 2 पीढ़ियां बीत कर अब तीसरी पीढ़ी काम कर रही है, तो जो कार्यक्रम है, जो आचार है, उसके पीछे विचार क्या है, इसका फिर स्मरण करना आवश्यक रहता है। बिना विचार के केवल कर्मकांड जैसा हम कुछ करते रहे तो परिश्रम तो होता है, लेकिन उसका परिणाम नहीं निकलता। समय आगे चलता चला जाता है तो कई बातों के बारे में जानकारियां लुप्त हो जाती हैं, तो फिर मन में कई प्रकार के प्रश्न पैदा हो सकते हैं और उसके चलते उनका उत्तर अगर नहीं मिला तो जो उपयुक्त आचार है उसके बारे में अश्रद्धा उत्पन्न होने की संभावना रहती है। हिंदू साम्राज्य दिवस ज्येष्ठ शुक्ल त्रयोदशी, यह छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक का दिवस है। संघ ने इस उत्सव को अपना उत्सव क्यों बनाया, इसका आज के वातावरण में जिन्हें ज्ञान नहीं, जानकारी नहीं है, उनके मन में कई प्रश्न आ सकते हैं। हमारे देश में राजाओं की कमी नहीं है। देश के लिए जिन्होंने लड़कर विजय प्राप्त की, ऐसे राजाओं की भी कमी नहीं है। फिर भी क्योंकि संघ नागपुर में स्थापन हुआ और संघ के प्रारंभ के सब कार्यकर्ता महाराष्ट्र के थे, इसीलिए संघ ने छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक का दिन हिंदू साम्राज्य दिनोत्सव मनाया। ऐसा नहीं है। छत्रपति शिवाजी महाराज के समय की परिस्थिति अगर हम देखेंगे तो ध्यान में ये बात आती है कि अपनी आज की परिस्थिति और उस समय की परिस्थिति, इसमें बहुत अंशों में समानता है। उस समय जैसे चारों ओर से संकट थे, समाज अत्याचारों से ग्रस्त था, पीड़ित था, वैसे ही आज भी तरह तरह के संकट हैं, और केवल विदेश के और उनकी सामरिक शक्तियों के संकट नहीं हैं, सब प्रकार के संकट हैं। उस समय भी ये संकट तो थे ही, लेकिन उन संकटों के आगे समाज अपना आत्मविश्वास खो बैठा था। यह सबसे बड़ा संकट था। मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण से इन संकटों का सूत्रपात हुआ। हम लड़ते रहे, लेकिन लड़ाई में बार बार मार खाते, कटते, पिटते भी रहे। विजयनगर के साम्राज्य का जब लोप हो गया तो समाज में एक निराशा सी व्याप्त हो गई, जैसी आज देखने को मिलती है। समाज के बारे में सोचने वाले प्रामाणिक व्यक्तियों के पास हम जाएंगे, उनके साथ बैठेंगे, सुनेंगे, तो वे सब लोग लगभग निराश हैं। कोई आशा की किरण दिखाई नहीं देती और निराशा का पहला परिणाम होता है आत्मविश्वास गवा बैठना। वह आत्मविश्वास चला गया। अभी अभी कोलकाता की एक संपूर्ण हिंदू धनी बस्ती में बिना कारण एक मस्जिद बनाने का काम कट्टरपंथी उपद्रवियों ने शुरू ही किया था तो पहली प्रतिक्रिया हिंदू समाज की क्या हुई? अरे राम, यहाँ पर मस्जिद आ गई, चलो इस बस्ती को अब छोड़ो। वहाँ संघ के स्वयंसेवक हैं, उन्होंने सबको समझाया, फिर वहाँ प्रतिकार खड़ा हुआ, यह बात अलग है। लेकिन हिंदू समाज पहला विचार यह करता है कि आ गए, भागो। शिवाजी के पूर्व के समय में भी ऐसी ही परिस्थिति थी। अपनी सारी विजिगीषा छोड़कर हिंदू समाज हताश हो बैठा था। अब हमको विदेशियों की चाकरी ही करनी है, यह मानकर चला था। इस मानसिकता का उत्तम दिग्दर्शन शायद राम गणेश गडकरी जी के शिव संभव नाटक में है। शिवाजी महाराज के जन्म की कहानी है। जीजा माता गर्भवती हैं और गर्भवती स्त्री को विशिष्ट इच्छाएं होती हैं, खाने पीने की,
कहते हैं कि आने वाला बालक जिस स्वभाव का होगा उस प्रकार की इच्छा होती है। मराठी में डोहाळे कहते हैं। हर गर्भवती स्त्री को ऐसी इच्छा होती है। फिर उसकी सखी सहेलियां उसकी इच्छाएं पूछकर उसको तृप्त करने का प्रयास करती हैं। नाटक में प्रसंग है, जीजा माता की सहेलियों ने पूछा क्या इच्छा है, तो जीजा माता बताती है कि मुझे ऐसा लगता है कि शेर की सवारी करूं और मेरे 2 ही हाथ न हो, 18 हाथ हो और एक एक हाथ में एक एक शस्त्र लेकर पृथ्वी तल पर जहां जहां राक्षस हैं वहां वहां जाकर उनका निपात करूं, या सिंहासन पर बैठकर और छत्र चामरादि धारण कर अपने नाम का जय घोष सारी दुनिया में करवाऊं। इस प्रकार की इच्छाएं मुझ में हो रही है। सामान्य स्थिति में यह सुनते हैं तो कितना आनंद होगा कि आने वाला बालक इस प्रकार का विजिगुषी वृत्ति का है। लेकिन जीजा माता की सहेलियां कहती है कि ये क्या है, ये क्या सोच रही हो तुम? अरे जानती नहीं, एक राजा ने ऐसा किया था, उसका क्या हाल हो गया। हम हिंदू हैं, सिंहासन पर बैठेंगे, हम हाथ में शस्त्र लेंगे, ये क्या भीख मांगने के लक्षण तुम बता रही हो? भिकेचे डोहाळे ऐसा शब्द मराठी में है। भीख मांगने के लक्षण यानी हिंदू ने हाथ में शस्त्र लेकर पराक्रम की इच्छा करना या सिंहासन पर बैठने की इच्छा करना, यह बर्बादी का लक्षण है। इस प्रकार की मानसिकता हिंदू समाज की बनी थी। आत्मविश्वास शून्य हो जाते हैं तो फिर सब प्रकार के दोष आ जाते हैं, स्वार्थ आ जाता है, आपस में कलह आ जाता है और इसका लाभ लेकर विदेशी ताकतें बढ़ती चली जाती हैं और फिर सामान्य लोगों का जीवन दुर्भर हो जाता है। अन्न नाही, वस्त्र नाही, सौख्य नाही जनामध्ये, आश्रयो पाहता नाही, बुद्धी दे रघुनायका। मानसा खावया अन्न नाही, अंथरुण पांघरुण तेही नाही, घर कराया सामग्री नाही, अखंड चिंतेच्या प्रवाही पडिले लोक। अन्न नहीं, वस्त्र नहीं, सौख्य नहीं जनों को, देखने पर आसरा भी न मिले, बुद्धि दो रघुनायका। मनुष्य को खाने को अन्न नहीं, ओढ़ना बिछावन नहीं, घर बनाने की सामग्री नहीं, अखंड चिंता प्रवाह में पड़े लोग। ऐसी उस समय की स्थिति रामदास स्वामी ने वर्णन की है। प्रकार की विजिगीषा शून्य दैन्य युक्त समाज की स्थिति थी। उस समय शिवाजी महाराज के उद्यम से विदेशी आक्रमण के साथ लंबे संघर्ष के बाद भारतीय इतिहास में पहली बार हिंदुओं का अधिकृत विधि सम्मत स्वतंत्र सिंहासन स्थापित हुआ। यथार्थ संदेश, शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक होना यह केवल शिवाजी महाराज के विजय की बात नहीं है। काबुल जाबुल पर आक्रमण हुआ तब से शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक के समय तक इस देश के धर्म, संस्कृति व समाज का संरक्षण कर हिंदू राष्ट्र की सर्वांगीण उन्नति करने के जो प्रयास चले थे वे बार बार विफल हो रहे थे। प्रयोग चले, राजा लड़ रहे थे, विभिन्न प्रकार की रणनीति का प्रयोग कर रहे थे। संत लोग समाज में एकता लाने के, उनको एकत्र रखने के, उनकी श्रद्धाओं को बनाए रखने के लिए अनेक प्रकार के प्रयोग चला रहे थे। कुछ तात्कालिक सफल हुए, कुछ पूर्ण विफल हुए, लेकिन जो सफलता समाज को चाहिए थी वह कहीं दिख नहीं रही थी। इन सारे प्रयोगों के प्रयासों की अंतिम सफल परिणति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक है। यह केवल शिवाजी महाराज की विजय नहीं है, लड़ने वाले हिंदू राष्ट्र की अपने शत्रुओं पर विजय है। नए प्रकार का जो परचक्र आया है, जो मात्र सत्ता और संपत्ति लूटता नहीं है, जो मनुष्य को ही बदल देने की चेष्टा करता है और जो बदलने के लिए तैयार नहीं है उनका उच्छेद करता है। ऐसे समाज विध्वंसक परकीय आक्रमणों से अपना सहिष्णुता का, शांति का, अहिंसा का, सबको अपना मानने वाला तत्वज्ञान अबाधित रखते हुए उसकी सुरक्षा के लिए लड़कर उन पर विजय कैसे प्राप्त करना, इस समाज की 500 साल की ऐसी समस्या का निदान शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक में हो गया। इसीलिए उसका महत्व है। शिवाजी महाराज का उद्यम देखने के बाद सबको भरोसा हो गया कि अगर इसका हल ढूंढकर फिर से हिंदू समाज, हिंदू धर्म, संस्कृति, राष्ट्र को प्रगति पथ पर अग्रसर कर सकता है
ऐसा कोई एक व्यक्ति है तो वह शिवाजी महाराज हैं। और इसलिए औरंगजेब की चाकरी पर लात मारकर कवि भूषण दक्षिण में आए और अपनी शिव बावनी लेकर उन्होंने शिवाजी महाराज के सामने उसका गायन किया। भूषण को धनमान की जरूरत नहीं थी, वे औरंगजेब के दरबार में कवि थे ही, लेकिन हिंदू थे, देशभक्त थे। तो देश में सब प्रकार का उच्छेद करने वाले इन अधर्मियों को, विधर्मियों को उनकी स्तुति के गान सुनाना उनकी प्रकृति में नहीं था। इसलिए इधर उधर की प्रणय कविताएं सुनाकर समय काट लेते थे। औरंगजेब ने एक बार आज्ञा की, मेरी स्तुति का काव्य करो। बहुत पीछे पड़ा, तब उन्होंने भरे दरबार में उसको नकार दिया। कहा, कवि बेचा नहीं जाता, जो केवल उज्जवल है उसी की स्तुति कवि करता है। तुम स्तुति करने लायक नहीं हो और तुम्हारी चाकरी मुझे नहीं चाहिए, छोड़कर आए। केवल महाराष्ट्र के लोगों को ही लगता था कि शिवाजी महाराज राजा बने, ऐसी बात नहीं। ऐसा उनको तो लगता ही था। यहाँ के संतों को लगता था कि धर्म स्थापना के लिए शिवाजी महाराज का राजा होना आवश्यक है। जीजा माता को लगता था कि अपने पुत्र का कर्तृत्व इतना है कि वह हिंदू समाज का नेतृत्व कर सकता है। लेकिन काशी विश्वेश्वर के मंदिर का काशी में विध्वंस देखने वाले उसके परंपरागत पुजारी परिवारों के वंशज गागा भट्ट, उनको भी लगा कि अगर इस प्रकार मंदिरों का विध्वंस अपने देश में रोकना है तो कौन रोक सकता है। उन्होंने पूछताछ की तो शिवाजी महाराज का नाम सुना। महाराष्ट्र में आए, नासिक से लेकर अपने शिवाजी महाराज के मिलने तक के प्रवास में शिवाजी महाराज की सारी जानकारी ली, सारा प्रत्यक्ष अनुभव किया और फिर शिवाजी महाराज को आकर कहा, आपको सिंहासनाधीश होना है। इसीलिए तो इस राज्याभिषेक के परिणाम स्वरूप केवल महाराष्ट्र में एक सिंहासन बना, शिवाजी महाराज राजा बने, यहाँ तक परिणाम सीमित नहीं रहे। आगरा में औरंगजेब को मिलने के लिए जब शिवाजी महाराज गए तब सारा हिंदू जगत, सारी दुनिया भी देख रही थी, लेकिन हिंदू जगत विशेष रूप से देख रहा था। वो समझ रहा था कि ये अंतिम परीक्षा है, शिवाजी महाराज का प्रयोग सफल होता है कि नहीं। सब लोग लड़ने वाले लोग थे, उनको हिंदवी स्वराज्य चाहिए था। शब्द अलग अलग होंगे, लेकिन शिवाजी महाराज जो सफल उद्यम कर रहे थे वो वास्तव में सफल होता है या नहीं, उसकी परीक्षा अब थी। और इसलिए शिवाजी महाराज जब औरंगजेब के दरबार से सही सलामत छूटकर निकल आए और फिर से उद्यम प्राप्त करके उन्होंने अपना सिंहासन बनाया, उसके परिणाम क्या है। राजस्थान के सब राजपूत राजाओं ने अपने आपस के कलह छोड़कर दुर्गादास राठौड़ के नेतृत्व में अपना दल बनाया और शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक के पश्चात कुछ ही वर्षों में ऐसी परिस्थिति उत्पन्न की कि सारे विदेशी आक्रामकों को राजस्थान छोड़ना पड़ा। उसके बाद किसी मुगल तुर्क का पैर राजस्थान में राजा के नाते नहीं पड़ा, नौकर के नाते भले ही पड़ा हो। छत्रसाल ने तो प्रत्यक्ष शिवाजी महाराज से प्रेरणा पाई। उसके पिताजी चंपत राय के काल तक संघर्ष चलता रहा था। शिवाजी महाराज की कार्यशैली को प्रत्यक्ष देखकर छत्रसाल यहाँ से गए और उन्होंने अंततः विजय पाकर स्वधर्म का एक साम्राज्य वहाँ पर उत्पन्न किया। असम के राजा चक्रध्वज सिंह कहते हैं, जैसा वहाँ पर शिवाजी कर रहा है वैसी नीति चलाकर इस असम पर किसी आक्रामक का पैर नहीं पड़ने दूंगा। ब्रह्मपुत्र से सबको वापिस जाना पड़ा। असम कभी भी मुगलों का गुलाम नहीं बना, इस्लाम का गुलाम नहीं बना। लेकिन चक्रध्वज सिंह ने कहा और लिखा, शिवाजी जैसी नीति अपनाकर हम लोगों को मुगलों को खदेड़ देना चाहिए। और ऐसा हो जाने के बाद कोच बिहार के राजा रुद्र सिंह लड़ रहे थे, वह लड़ाई भी सफल हो गई है। हमको भी ऐसा ही पाखंडियों को बंगाल के समुद्र में डुबोना चाहिए। इसके लिए शिवाजी महाराज के उदाहरण से प्रेरणा मिली, ये सारा इतिहास में है। शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक संपूर्ण हिंदू राष्ट्र के लिए एक संदेश था कि यह विजय का रास्ता है, इस पर चलो। शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक का प्रयोजन ही यह था। शिवाजी महाराज के सारे उद्यम का प्रयोजन यही था। उनका उद्यम अपने लिए नहीं था। शिवाजी महाराज ने अपने व्यक्तिगत कीर्ति सम्मान के लिए सत्ता संपादन नहीं किया, उनकी तो यह वृत्ति ही नहीं थी। दक्षिण में कुतुब शाह से मिलने गए तो वापस आते समय
वे श्री शैल्य मल्लिकार्जुन के दर्शन के लिए गए। वहाँ की कथा है कि वहाँ जाकर इतने भाव विभोर हुए कि शिव जी की पिंडी के सामने अपने सर को कलम करने के लिए वे तैयार हो गए, शीर कमल अर्पण करने के लिए। वहाँ उनके अंगरक्षक और अमात्य साथ में थे, इसलिए उस दिन शिवाजी महाराज को उन्होंने बचा लिया। स्वार्थ की बात तो दूर रही, शिवाजी महाराज को अपने प्राणों से भी मोह नहीं था। स्वार्थ की बात रहती तो छत्रसाल जो आए थे देश कार्य में सेवा का अवसर मांगने, उनको अपना मांडलिक बना लेते। शिवाजी महाराज ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने उपदेश किया, तुम नौकर बनने के लिए हो क्या? क्षत्रिय कुल में जन्मे तुम सेवा करोगे दूसरे राजाओं की, अपना राज्य बनाओ। यह नहीं कहा कि वहाँ राज्य बनाकर मेरे राज्य से जोड़ दो, मेरा मांडलिक बनो, तब मैं मदद करूँगा। ऐसा नहीं कहा उन्होंने, क्योंकि यह उन्हें करना ही नहीं था। उनका उद्देश्य ऐसी अपनी एक छोटी जागीर, एक राज्य, सब राजाओं में अधिक प्रभावी एक राजा, ऐसा बनना नहीं था। लिस्बन के पोर्तुगीज आर्काइव्स में पत्र है गोवा के गवर्नर का। गोवा के गवर्नर का एक नौकर शिवाजी महाराज के एक किलेदार रावजी सोमनाथ पत्की का रिश्तेदार था। उसने इस रावजी को पूछा, ये शिवाजी महाराज इतना झगड़ा झंझट क्यों कर रहे हैं? सुख से रह सकते हैं लेकिन नहीं रहते हैं, उद्देश्य क्या है? पत्की ने शिवाजी महाराज से पूछा, महाराज ये हम इतना कष्ट सहन करके सारा कर रहे हैं, अब बहुत बड़ा स्वराज्य हो गया। वैसे आपकी पूना जागीर तो बहुत छोटी थी, अब तो बहुत विस्तार हो गया। करना क्या है, कितना आगे जाना है? तो शिवाजी महाराज ने उत्तर दिया, सुनो, सिंधु नदी के उद्गम से कावेरी के दक्षिण तट तक ये हमारी भूमि है। इसमें से विदेशी लोगों को बाहर करना और जो तीर्थ स्थल उन्होंने ध्वस्त किए उनका पुनर्मंडन करना, इसके लिए अपना उद्यम है। यह उनका उत्तर पोर्तुगीज आर्काइव्स में है। रावजी सोमनाथ ने अपने रिश्तेदार को बताया, उसने गवर्नर को बताया, गवर्नर ने लिस्बन को पत्र लिखा। आर्काइव्स में वह पत्र विद्यमान है। शिवाजी महाराज की दृष्टि इतनी व्यापक थी, जैसे आज की भाषा में हम कहते हैं, अपने पवित्र हिंदू धर्म, हिंदू संस्कृति व हिंदू समाज का संरक्षण कर हिंदू राष्ट्र की सर्वांगीण उन्नति। यह दृष्टि शिवाजी महाराज की थी। अपने लिए उनको कुछ नहीं चाहिए था, अपनी कीर्ति के लिए वो लालायित नहीं थे। अगर ऐसा होता तो वे बदनामी सहन नहीं करते। अफजल खान ने जब चढ़ाई की तब मैदान में उसको जीतना मुश्किल जानकर वे प्रतापगढ़ में जाकर बैठे। तुळजा भवानी का मंदिर अपवित्र हो गया, पंढरपुर का मंदिर अपवित्र कर दिया, लोगों को खदेड़ दिया, उनके खेत काटे गए, जला दिए गए, गांव के गांव गोहत्या हो रही है और लोग चर्चा कर रहे हैं कि बड़ी बड़ी बातें करने वाला शिवाजी कहाँ है, अब कहाँ गई उसकी बड़ी बातें। शिवाजी महाराज ने बदनामी की परवाह नहीं की, क्योंकि उनको अपनी कीर्ति लाभ का मोह नहीं था। एक नीति लेकर वे चल रहे थे और इसके लिए उन्होंने आग में घी डालने जैसी और अफवाहें फैलाई कि शिवाजी सचमुच में डर गया है। वह कूटनीति थी। जंगल में अफजल खान को लाकर उसका समूल उच्छेद कर दिया। जिसको अपने नामी बदनामी की परवाह होती है वह ऐसी नीति पर नहीं चल सकता। उसको हमेशा किसी ना किसी तरह से लोगों को खुश करना होता है। जिससे वो खुश हो वही वह करेगा। कभी भी लोगों की तरफ से स्वयं पर उंगली उठी हुई उसको स्वीकार नहीं होगी। शिवाजी महाराज के जीवन में यह विचार नहीं था, अपना विचार था ही नहीं। शिवाजी का आत्मविश्वास। शिवाजी महाराज देश धर्म का विचार करते थे, उसके लिए उन्होंने उद्यम किया। और कितना आत्मविश्वास पूजनीय श्री गुरु जी के बौद्धिक वर्ग में आया है। आपने पढ़ा होगा कि देश के लिए शहीद होंगे ऐसा विचार लोग करते हैं। भगवान कहते हैं तथास्तु, देश के लिए शहीद हो जाओ, वे शहीद हो जाते हैं। वह भी बहुत बड़ी बात है। लेकिन पराक्रमी विजिगीषु वृत्ति का मन कहता है कि देश के लिए मैं लड़ूंगा और सब शत्रुओं को मारकर विजय संपादन करूंगा। क्या परिस्थिति थी? उत्तर में बादशाह का राज है,
दक्षिण में 5 सुल्तान हैं, विजयनगर जैसा बलाढ्य साम्राज्य लुप्त हो गया है, लेकिन शिवाजी महाराज कहते हैं कि यहाँ पर मैं हिंदवी स्वराज्य की स्थापना करूँगा। और वे कहते हैं कि यह राज्य ये तो श्री की इच्छा है, हमारा ईश्वरीय कार्य है, इसका सफल होना निश्चित है, इसका विजयी होना निश्चित है। उद्यम हमको करना है। पूर्व के संघर्षों का सारा इतिहास उन्होंने पढ़ा होगा, सुना होगा। यह जो मैं कहता हूं कि शिवाजी महाराज का उद्यम तब तक के चल रहे सारे प्रयासों का सम्मिलित उद्यम है, वह इसलिए कि शिवाजी महाराज का अष्टप्रधान मंडल जो बना वह पद्धति तो प्राचीन समय में भारत की परंपरा में थी ही, बीच काल में लुप्त हो गई थी। शिवाजी महाराज कहाँ से लाए? अपने प्रवास के दौरान निरीक्षण करते थे, बहुत जिज्ञासु थे, बहुत प्रश्न पूछते थे। बेंगलोर गए थे, शाहजी राजे उनके साथ थे, वे सिखाने वाले थे। सबकी सब बातें पूछकर सीखना, इतिहास सीखना। तुकाराम महाराज, रामदास स्वामी जैसे संतों से मुलाकातें होती थी। समर्थ रामदास ने देश भ्रमण किया था। हम्पी में जाकर रामदास स्वामी 3 दिन रहे थे। वहाँ उनका स्थापन किया हुआ हनुमान भी है। विजिगीषा मृत है ऐसा दृश्य दिखता था, परंतु समाज की स्मृति का लोप नहीं होता है। समाज का नेतृत्व आत्मविश्वासहीन हो जाता है, लेकिन समाज के अंदर अंतर मन में ज्योति जलती रहती है। समाज में क्या चल रहा है उससे बोध लेकर, अनुभवों का संग्रह कर, गलतियां सुधारते हुए उद्यम करने का निश्चित संकल्प करके शिवाजी महाराज ने आगे कदम बढ़ाया। इतना आत्मविश्वास, मैं जीतूंगा, मुझे जीतना है, यह कार्य हो, यह श्री की इच्छा है। और इसलिए समाज का आत्मविश्वास जागृत करने वाले काम उन्होंने सबसे पहले किए। एकदम लड़ाई नहीं शुरू की। अपनी दी हुई जागीर संभालने के लिए पुणे आ गए। पहले शाहजी राजा देखते थे वहां बैठकर। उन्होंने निजाम को हाथ में लेकर स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी थी। गठबंधन चलता है कि नहीं देखा था, नहीं चला, टूट गया। और शाहजी राजा के नेतृत्व में लड़ने वाले हिंदू को सबक सिखाने के लिए पुणे को जलाया गया। पुणे की जमीन को गधों के हल से जोता गया। उसमें एक लोहे की सब्बल ठोक कर उस पर एक फटी चप्पल टांग दी गई। पुणे के लोग चुपचाप दिन में अपने घर का दरवाज़ा थोड़ा सा खोलकर उसको देख लेते थे तो दिल बैठ जाता था कि यह गति होने वाली है देश के लिए, धर्म के लिए लड़ने वालों की। शिवाजी महाराज आए। पहला काम उन्होंने यह किया कि हमारी परंपरा संस्कृति के गौरव का प्रतीक गणेश जी का मंदिर खोज निकाला, उसकी प्रतिष्ठापना की और पुणे की भूमि को विधिपूर्वक सुवर्ण के हल से जोता। उसी हिंदू समाज ने यह भी देखा कि जहां पर लोहे के सब्बल पर फटी चंपल टंगी थी वहां पर एक पराक्रमी युवा आता है और सोने के हल से जमीन को जोतता है। दिन बदल सकते हैं। कितना आत्मविश्वास जागा होगा। अपनी जागीर में सुशासन देकर लोगों को पहले उन्होंने समर्थ बनाया, कुछ और करने के लिए सारे समाज को जोड़ा। रणनीतिज्ञ शिवाजी। शिवाजी महाराज जानते थे कि एक नेता, एक सत्ता ये समाज के भाग्य को सदा के लिए नहीं बदल सकते। तत्कालिक विजय संपादन कर फिर इतिहास की पुनरावृत्ति होगी। इसलिए पहले समाज में विजिगीषा जगानी है, समाज में आत्मविश्वास जगाना है, समाज का संगठन करना है। सब प्रकार के लोगों को उन्होंने जोड़ा। उनके अनुयायियों में कितने प्रकार के लोग थे। मराठी में जिनको कहते हैं 18 पगड़ जाति, 18 प्रकार की पगड़ी बांधने वाले समाज के 18 वर्गों के लोग, बड़े बड़े सरदार, पुरोहितों से लेकर तो बिल्कुल छोटा, उस समय जिनको हल्का हीन माना जाता था, ऐसे जाति के लोग भी शिवाजी महाराज के जीवश्च कंठस्थ मित्र थे। उनके लिए प्राण देने के लिए तत्पर, और केवल उनके लिए नहीं, स्वराज्य और स्वधर्म के लिए जीने मरने के लिए तत्पर। शिवाजी महाराज के पास उस समय शस्त्र नहीं थे, बहुत ज़्यादा साधन नहीं थे, हाथी घोड़े नहीं थे। जब उन्होंने एक एक वीर को खड़ा किया, उनकी आगे चलकर स्वतंत्र कहानियां बनी।
समाज में एक लोक कथा चलती है कि कुतुब शाह से मिलने के लिए शिवाजी महाराज स्वयं गए। उसने व्यंग से पूछा, आपके पास हाथी कितने हैं? उसको मालूम था शिवाजी महाराज के पास हाथी नहीं है। शिवाजी महाराज ने कहा, हाथी बहुत है हमारे पास। साथ में नहीं लाए? लाए हैं। कहाँ हैं? पीछे खड़े हैं। पीछे उनके मावड़े सैनिक खड़े थे। तो व्यंग से कुतुब शाह पूछता है, ये हमारे हाथियों से लड़ेंगे क्या? तो बोले, उतारिए मैदान में कल। दूसरे दिन कुतुब शाह का सबसे खूंखार हाथी लाया गया। सुल्तान ने गोलकुंडा में मैदान में उसे उतारा और शिवाजी महाराज ने अपने एक साथी यसाजी कंक से कहा, हाथी से लड़ो। अपना कंबल जमीन पर पटक कर नंगी तलवार हाथ में लेकर वह मैदान में कूद पड़ा। हाथी की सूंड काट कर उसको मार दिया। हृदय में निर्भयता लेकर देश धर्म की इज्जत के लिए मदमस्त हाथियों से लड़ने वाले वीरों की फौज महाराज ने खड़ी की और समूचे समाज में जोश की भावना उत्पन्न की। इसीलिए तो शिवाजी महाराज के जाने के पश्चात जब राजाराम महाराज को दक्षिण में जाकर रहना पड़ा, एक तरह से बंद से हो गए वे एक किले में। उस समय भी न राजा है, न खजाना है, न सेना है, न सेनापति है। ऐसी अवस्था में भी हाथ में कुदाल, फावड़ा और हंसिया लेकर महाराष्ट्र की प्रजा 20 साल तक लड़ी और स्वराज्य को मिटाने के लिए आने वाले औरंगजेब को दल बल के साथ यहीं पर अपने आप को दफन कर लेना पड़ा। समाज की इस ताकत को शिवाजी महाराज ने उभारा तथा कार्य प्रणीत किया। स्वयं के जीवन तक की परवाह नहीं की। 50 साल की उनकी आयु अखंड परिश्रम की आयु रही है। आप लड़ो और मैं केवल आदेश दूंगा, यह उनका स्वभाव नहीं था। वे स्वयं कूद पड़ते, कर दिखाते और बाद में कुछ कहते थे। शाइस्ते खां को शास्ति, दंड या सजा सिखाने के लिए स्वयं सामना किया। कारतलब खां को शरण लाने के समय वहां शिवाजी महाराज अपने सारे शस्त्र धारण कर वीरोचित गणवेश में मौजूद थे। स्वयं आगे होकर अपने साहस का परिचय देते थे। अनुयायियों में कितनी हिम्मत जागती थी। विवेक भी रखते थे। धृति उत्साह समन्वित, ऐसी उनकी रणनीति थी। इस धृति, उत्साह व साहस के बल पर ही वे अफजल खां से लड़कर सफल हुए। अफजल खान आया तो बदनामी स्वीकार कर भी प्रतापगढ़ पर चुपचाप बैठे रहे। मिलने के लिए गए, धैर्य से सहन किया सब कुछ। उचित प्रसंग आते ही अफजल खान को समूल नष्ट कर दिया और उसके बाद जो रणोद्यम किया, उससे 4 महीने के अंदर बीजापुर के बाहर तक स्वराज्य की सीमा जा पहुंची। कब साहस करना, कब धैर्य दिखाना, कब आक्रामक होना, कब चुप रहना, यह विवेक था उनके पास। हमारी तब तक की युद्ध नीति जो सर्वत्र भारत में चल रही थी, वह सीधी थी, धार्मिक थी। धर्म युद्ध करते थे हम। शिवाजी महाराज ने इस नीति की परिभाषा बदल दी। उन्होंने कहा, सामने वाला शत्रु छल कपट करता है तो जैसे को तैसा करना पड़ेगा। धर्म के विजय के लिए हम वह करेंगे जो कृष्ण ने महाभारत में किया। और इसलिए बीजापुर के दरबार में शाहजी राजा को पकड़ा तो उन्होंने औरंगजेब को पत्र लिखा कि हम आपके ईमानदार चाकर हैं और आपकी सरहदों की रखवाली कर रहे हैं। हमको आदिल शाह तंग कर रहा है, इसको कुछ समझाओ। यह पत्र लिखने के बाद वहां से पत्र गया। शाहजी महाराज छूट गए, लेकिन इस दरमियान शिवाजी महाराज ने मुगल सल्तनत के भी 2 गांवों को लूटा। अपने सारे शत्रुओं को कभी इसको दोस्ती का हाथ दिखाकर, कभी उसको शस्त्र दिखाकर। ये ईमानदारी नहीं है, लेकिन बेईमान शत्रुओं के सामने ईमानदारी का उपयोग नहीं करना था। अफजल खान वध के पश्चात चर्चा चली होगी। शिवाजी महाराज से पूछा गया यह प्रश्न कि आप दगाबाज हैं। आपने तो कसम खाई थी, आपने हाथों में तुलसी पत्र, बिल्व पत्र लेकर शब्द दिया था और दगा कर अफजल खान को मारा। धोखा किया आपने अफजल खान के साथ। तो शिवाजी महाराज का उत्तर है, हाँ मैंने धोखा किया। वो मुझे जिंदा या मुर्दा पकड़कर ले जाने की प्रतिज्ञा के साथ आया था। तो क्या मैं मरूं?
मैं अपने लिए नहीं जीना चाहता। यह नवनिर्मित स्वराज्य है, यह बढ़ेगा, इसका वटवृक्ष होगा। उसके पहले ही उसे काटने वाले को मैं उसे काटने दूं? मैंने उसके साथ धोखा किया क्योंकि वो धोखा मन में लेकर आया था, वो कपट कर रहा था। मैंने उसका जवाब दिया। एक उदाहरण बता दो यदि मैंने कभी दोस्त के साथ धोखा किया हो। हिंदुस्तान के इस आक्रमण का उत्तर देने की नीति का पूर्ण परिष्कार शिवाजी महाराज ने किया। स्वयं की अचूक योजना कुशलता के बल पर एक के बाद एक विजय प्राप्त करते चले गए और तत्कालिक पराजय को भी विजय में बदल दिया। वे जब औरंगजेब से मिलने गए तब राजस्थान के राजपूतों में बुझती हुई स्वतंत्रता की आकांक्षा को उन्होंने फिर से जगाया, उनके आत्मविश्वास को संबल प्रदान किया। वे केवल वहां से सफलतापूर्वक भागकर आए ऐसा नहीं है, वहां पर उन्होंने जगह जगह लोगों को अपना बना लिया। औरंगजेब के दरबार से लौटने के पश्चात अपना लूटा हुआ धन पुनः प्राप्त कर राज्य का विस्तार किया। नौदल, अश्वदल, पदाति सेना का एक साथ उपयोग करने वाली व्यूह रचना का प्रयोग करने वाले वे तत्कालिक भारतवर्ष के पहले राजा थे। ऐसे नीतिकार, ऐसे साहस और दूरदृष्टि वाले शिवाजी महाराज केवल सत्ता संपादन के लिए राजा नहीं बने थे, क्योंकि उनके सामने सुरक्षित हिंदू धर्म, हिंदू संस्कृति, हिंदू समाज और विजिगीषु परम वैभव संपन्न हिंदू राष्ट्र का दृश्य था। शिवाजी का सुशासन। बहुत सी बातें उन्होंने ऐसी की जो यदि आज भी की जाती है तो लोग कहेंगे कि ये पुरोगामी कदम है। उस जमाने में जब समाजवाद, साम्यवाद का दूर दूर तक नाम नहीं था, शिवाजी महाराज ने जमींदारों को वतनदारी को रद्द कर दिया। समाज के संपत्ति पर हम लोग ट्रस्टी रह सकते हैं, हम लोग अधिकारी नहीं बन सकते। यह समाज की संपत्ति है। समाज की व्यवस्था देखने वाले राज्य के अधीन रहे किसी व्यक्ति को यह नहीं दी जाएगी, संभालने के लिए दी जाएगी। ओहदा रहेगा, सत्ता नहीं रहेगी। वतनदारी को रद्द कर दिया। उस समय के सरदार जागीरदारों की निजी सेनाएं होती थीं। शिवाजी महाराज ने यह पद्धति बदल दी। वो सेना को स्वराज्य के केंद्रीय प्रशासन से वेतन देना प्रारंभ कर सैनिकों की व्यक्तिपरक निष्ठाओं को राष्ट्रपरक बनाया। उनके राज्य में सभी सैनिकों के अश्वों का स्वामित्व स्वराज्य के केंद्रीय प्रशासन के पास था। गरीब किसानों को उनके जमीन का स्तर व फसल के उत्पादन के आधार पर राहत देने वाली द्विस्तरीय वित्तीय कर प्रणाली उन्होंने लागू की। तालाब, जलकूप खुदवाए, जंगल लगवाए, धर्मशालाएं, मंदिर व रास्तों का निर्माण करवाया। शिवाजी महाराज ने समयानुसार समाज में जो जो परिवर्तन होना चाहिए वह सोचकर परिवर्तन किया, बेधड़क किया। नेताजी पालकर को वापस हिंदू बना लिया, बजाजी निंबाड़कर को फिर से हिंदू बना लिया। केवल बना ही नहीं लिया, उनको समाज में स्थापित करने के लिए उनसे अपना रिश्ता जोड़ दिया। विवेक था, दृष्टि थी। तलवार के बल पर इस्लामीकरण हो रहा था। शिवाजी महाराज की दृष्टि क्या थी? विदेशी मुसलमानों को चुन चुन कर उन्होंने बाहर कर दिया। अपने ही समाज से मुस्लिम बने समाज के वर्ग को आत्मसात करने हेतु अपनाने की प्रक्रिया उन्होंने चलाई। कुतुब शाह को अभय दिया, लेकिन अभय देते समय ये बताया कि तुम्हारे दरबार में जो तुम्हारे पहले 2 वजीर होंगे वो हिंदू होंगे। उसके अनुसार व्यंगना और मादन्ना नाम के 2 वजीर नियुक्त हुए और दूसरी शर्त ये थी कि हिंदू प्रजा पर कोई अत्याचार नहीं होगा। पोर्तुगीज गवर्नर और पोर्तुगीज सेना की शह पर मतांतरण करने मिशनरी आए हैं, ये समझते ही गोवा पर चढ़ गए। इनको हजम करना है, इसका मतलब अपने धर्म के बारे में ढूलमूल नीति नहीं। सीधा आक्रमण किया। चिपळूण के पास गए, परशुराम मंदिर को फिर से खड़ा किया। औरंगजेब के आदेश से तब काशी विश्वेश्वर का मंदिर टूटा था। औरंगजेब को पत्र लिखा कि तुम राजा बने हो देव योग से और ईश्वर की कृपा से, और ईश्वर की आंखों में सारी प्रजा समान है। ईश्वर हिंदू मुसलमान ऐसा भेद नहीं करता। तुम न्याय से उसका प्रतिपालन करो। अगर तुम हिंदुओं के मंदिर तोड़ने जैसे कारनामे करोगे तो मेरी तलवार लेकर मुझे उत्तर में आना पड़ेगा।
शिवाजी महाराज का राज्य वहाँ नहीं था। शिवाजी महाराज का राज्य बहुत छोटा था, दक्षिण में था। शिवाजी महाराज के जीवन काल में वह राज्य काशी तक जाएगा ऐसी भविष्यवाणी कोई कर नहीं सकता था। फिर भी शिवाजी महाराज ने यह पत्र लिखा क्योंकि काशी विश्वेश्वर हमारे राष्ट्र का श्रद्धा स्थान है, यह मेरा राष्ट्र कार्य है। लेकिन ऐसा करते समय जो मुसलमान बन गए हैं उनका क्या करना? प्रेम से जोड़ो, बने तक वापस लाओ। ये सारी दृष्टि उनकी करनी में थी। समय कहाँ जा रहा है और क्या करना चाहिए, इसकी अद्भुत दृष्टि उनके पास थी। और इसलिए यूरोप से मुद्रण करने वाला एक यंत्र, पुराना कीले लगाकर छाप करने वाला, उसको मंगवाकर उसका अध्ययन करते हुए वैसा यंत्र बनाने का प्रयास, मुद्रण कला शुरू करने का प्रयास उन्होंने करवाया। विदेशियों से अच्छी तोहफे, अच्छी तलवारें ली और वैसी तोहफे, वैसी तलवारें अपने यहाँ बने, इसकी चिंता की। उन्होंने स्वराज्य की सुरक्षा के लिए एक बहुत पक्का सूचना तंत्र गुप्तचरों को सुगठित व्यापक जाल के माध्यम से खड़ा किया था। सागरी सीमा अपने देश की सुरक्षा है, वहाँ से ही आक्रमण के लिए सीधा रास्ता हो सकता है, क्योंकि अब पानी के जहाज बन गए हैं तो अपना भी नौदल चाहिए। उन्होंने अपने नौदल का गठन किया। विदेशियों की नवनिर्माण कला और अपने ग्रंथों की नवनिर्माण कला की तुलना करते हुए अपने देश के अनुकूल नई नवनिर्माण कला का विद्वानों से सृजन कराया और वैसे जहाज बनवाए। सिंधुदुर्ग, सुवर्णदुर्ग, पद्मदुर्ग, विजयदुर्ग ऐसे जलदुर्ग बनवाए। कितनी व्यापक दृष्टि होगी और कहाँ तक देखते होंगे। वे केवल उस समय का विचार नहीं करते थे। मात्र एक सुल्तान को पराजित कर अपना स्वराज्य बनाना केवल इतना नहीं था। इस स्वराज्य को सुरक्षित करना है, इस समाज को समयानुकूल बनाकर विश्व का सिरमौर समाज इस नाते खड़ा करना है। यह शब्द वे केवल बोले नहीं हैं, उनकी कृति बता रही है। कितने ही ऐसे उदाहरण हैं और इसलिए उनका राज्य सुशासन था। राज्य के निर्णय प्रशासन और अमात्यों के साथ चर्चा होकर सहमति से किए जाते थे। लोगों की भाषा में प्रशासन चलाने के लिए उन्होंने राज्य व्यवहार कोश बनाकर विदेशी फारसी भाषा का उपयोग समाप्त किया। गोवंश हत्या प्रतिबंधित की। स्वधर्म का स्वदेशी यानी स्वशासन शिवाजी महाराज ने लागू किया। उनका आज्ञापत्र प्रसिद्ध है। कितनी छोटी छोटी बातों की चिंता की है। उनका शासन सुशासन था, यानी क्या था? लोकाभिमुख था। सेना को कहते हैं कि तुम जाओगे और अपना कैंप करोगे, शिविर करोगे, तो उस समय ध्यान रखना कि आसपास की प्रजा के खेत का माल बिना उनकी अनुमति लेना नहीं, और रस्सी का टुकड़ा भी प्रजा से लोगे तो उनको उचित दाम देना। अपने यहाँ पर कचरा, रस्सियाँ वगैरह ऐसे ही पड़े नहीं रहने देना, क्योंकि चिलम पीने वालों की चिलम का सुलगाया हुआ अंश वहाँ गिर जाएगा तो वह कचरा जल उठेगा और उससे आग लग सकती है। छोटी छोटी बातें हैं। दक्षता और लोकाभिमुख न्याय की। न्यायी प्रशासन तो था ही उनका। पुणे की जागीर को संभालना उन्होंने अभी अभी प्रारंभ किया था, तब की घटना है। रांझा नामक गांव के पाटिल अर्थात ग्रामाधिकारी ने अपने सत्ता के मद में ग्राम की ही एक निरीह महिला पर बलात्कार किया। शिवाजी महाराज ने अपने सैनिकों को भेजकर उसको रस्सियों से बांधकर अपने सामने हाजिर करवाया। वो उसके हाथ पैर काटकर उसको सजा दी। तब से यह बात की उन्मत्तों का दमन नहीं हुआ। प्रजा की शिकायत है और उसमें शासन की कोई दखल नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता था। क्या योग्य है, क्या अयोग्य है, यह देखकर योग्य ही होगा और कोई अयोग्य करता होगा तो उसको सजा होगी। जितना आदमी बड़ा उसके लिए उतनी कठोर। छोटा आदमी है तो उसके लिए गलती करने में से भी कोई उपयोगी बात होती है तो उसकी कदर करना। हिरकणी ग्वालन की कथा प्रसिद्ध है। वो दूध बेचने के लिए रायगढ़ किले पर आया करती थी। एक दिन देर तक किले पर रह गई। नियमानुसार किले के सब द्वार सूर्यास्त के बाद बंद कर दिए गए। गांव में वापस कैसे जाए? पहाड़ के नीचे अपने गांव में घर पर छोड़ आए अपने शिशु की चिंता से वह व्याकुल हुई।
उसी व्याकुलता में किले के पहाड़ की एक दुर्गम चट्टान से कूदकर किले के बाहर निकल गई। शिवाजी महाराज को यह ज्ञात हुआ। एक और उन्होंने हिरकनी ग्वालन को दरबार में बुलाकर उसके साहस का अभिनंदन किया और दूसरी ओर उस चट्टान को तुड़वाकर अधिक दुर्गम बनाकर उस पर एक बुर्ज बनाकर वह रास्ता बंद किया। आज भी उस बुर्ज को हिरकनी बुर्ज कहते हैं। इतिहास यह बताता है कि वो स्पर्धाएं करते थे। दुर्ग बनाते समय या पुराने दुर्गों को नया बनाते समय की इस दुर्ग पर दुर्गम मार्ग से चढ़कर आकर बताओगे कि कितने रास्ते हो सकते हैं, और जितने रास्ते स्पर्धकों को मिलते थे उसमें से एक रखकर बाकी सबको उड़ा देते और यशस्वी स्पर्धकों को पुरस्कृत कर देते थे। ऐसा प्रजाभिमुख दक्ष न्यायी शासन उनका था। उसमें भेदभाव नहीं था, उसमें कदर थी, उसमें कठोरता थी। प्रजाभिमुख सहृद शासन था, लेकिन सहृद का मतलब लुंज पुंज ढीला प्रशासन नहीं था, बहुत कठोर था। किसी की परवाह नहीं होती थी, अपने पुत्र तक की उन्होंने परवाह नहीं की। संभाजी महाराज को भी दंड दिया है, अपने मित्र की भी परवाह नहीं की। कान्होजी जेधे ने उनसे कहा कि खंडोजी खोपड़े ने गलती की, लेकिन उससे हमारा अच्छा संबंध है, उसको माफ़ कर दो। मित्र का शब्द तो रखा उन्होंने, माफ़ कर दिया, मारा नहीं, लेकिन हाथ पैर काट दिए और बताया कि आपने बताया इसलिए जान से नहीं मारा, लेकिन जिस हाथ से उसने गद्दारी की और जिस पैर से चलकर वो गया, वे पैर और हाथ मैंने काट दिए। क्षमा नहीं की, कठोर थे। ऐसा कठोर, न्यायी, प्रजाहित दक्ष, प्रजाभिमुख और फिर भी सहृद शासन उनका था। स्वयं शिवाजी महाराज नेतृत्व के आदर्श थे। शिवाजी महाराज के चरित्र के बारे में तो उनका विरोधक भी बात नहीं कर सकता। कल्याण सूबेदार के बहू की कहानी बहुत प्रसिद्ध है। ऐसे कई उदाहरण हैं शिवाजी महाराज के। अत्यंत लोकप्रिय, सर्वसत्ता संपन्न राजा बनने के बाद भी सज्जनों के सामने विनम्र होते थे, कला गुणों की कदर करते थे, रसिक थे, स्वयं करते थे और फिर लोगों से कहते थे। साहस था, विजय का विश्वास था, नीति निपुण थे, काम करने की कुशलता थी, हर बात को उत्तम कैसे करना इसका गुरु मंत्र उनके पास रहता था। समर्थ रामदास स्वामी जैसे अत्यंत विचक्षण व्यक्ति के द्वारा ऐसी प्रशंसा जिनको मिली है वो शिवाजी महाराज थे। शिवरायांचे 8वावे रूप, शिवरायांचा 8वावा प्रताप, शिवरायांचा 8वावा साक्षेप भूमंडळी, शिवरायांचे कैसे चालणे, शिवरायांचे कैसे बोलणे, शिवरायांचे सलगी देणे कैसे असे। यशवंत, नीतिवंत, सामर्थ्यवंत, वरदवंत, पुण्यवंत, कीर्तिवंत, जाणता राजा, श्रीमंत योगी। अर्थात शिवराज का स्मरो रूप, शिवराज का स्मरो प्रताप, शिवराज की स्मरो क्षमता भूमंडल में, शिवराज कैसे चलते, शिवराज कैसे बोलते, शिवराज का परामर्श देना कैसा है। यशवंत, नीतिवंत, सामर्थ्यवंत, वरदवंत, पुण्यवंत, कीर्तिवंत, जाणकार राजा, श्रीमंत योगी। ऐसे छत्रपति शिवाजी महाराज जो स्वयं व्यक्तिगत दृष्टि से राजा कैसा हो, हिंदू समाज का व्यक्ति कैसा हो, हिंदू समाज का नेतृत्व करने वाला नेता कैसा हो, इसका मूर्तिमंत आदर्श आज भी है। जिनके हृदय के आत्मविश्वास और विजिगीषा ने संपूर्ण समाज के आत्मविश्वास को जागृत किया, संपूर्ण समाज में अपना स्वराज्य स्थापन हो इस आकांक्षा का संकल्प जगाया और उद्यम के साथ समाज को साथ लेकर जिनके नेतृत्व के कारण यह हिंदवी स्वराज्य का सिंहासन निर्मित हुआ, उन शिवाजी महाराज की विजय वास्तव में हिंदू राष्ट्र की इस लंबी लड़ाई की पहली अवस्था में राष्ट्र की निर्णायक विजय थी। अगर संघर्ष की दूसरी अवस्था में भी शिवाजी महाराज की नीति पर चलते तो हम उसी प्रकार की निर्णायक विजय पाते। हम नहीं चले, इसलिए हमने पाकिस्तान पाया। वर्तमान संदर्भ में अनुकरणीय संदेश। आज की परिस्थिति भी वही है, आज की आवश्यकता भी वही है। आज भी समाज के मन में उसी विजिगीषा को, आत्मविश्वास को, उद्यम को जागृत करना चाहिए।
आज की प्रत्येक व्यक्ति को शिवाजी महाराज के चरित्र का, गुणों का अनुकरण कर हिंदू समाज के साथ रहकर अपने लिए नहीं, अपने हिंदू राष्ट्र की सर्वांगीण उन्नति के लिए समाज का सक्षम नेतृत्व करने वाला व्यक्ति बनना है और सारे समाज के आत्मविश्वास को एक नई ऊंचाई देने वाला ऐसा एक हिंदू यानी प्रजाहित दक्ष, सहृदयी, सर्वत्र समभावी, नीति कठोर ऐसा शासन समाज के द्वारा ही स्थापित करवाना है। आज की परिस्थिति में यह जो उपाय है वह समाज के संगठन से होने वाला है। समाज की गुणवत्ता, उद्यम और आत्मविश्वास के आधार पर होने वाला है। इसी प्रकार की भूतपूर्व परिस्थिति में इसका एक जीवंत उदाहरण शिवाजी महाराज के उद्यम में से हमको मिलता है। उस समय के सब लोगों के लिए वह उदाहरण स्वरूप हो गया। सब लोगों ने मिलकर जो प्रयोग किए थे, उनकी गलतियां सुधारते सुधारते ये अंतिम सफल प्रयोग शिवाजी महाराज का रहा। इसलिए उनके राज्याभिषेक का दिन महत्व का है। हम उनकी जन्म जयंती या पुण्यतिथि को उत्सव के रूप में संघ में नहीं लेते, क्योंकि जन्मते बहुत लोग हैं, मरते बहुत लोग हैं। दुनिया में कर क्या गए, ये महत्व की बात है। शिवाजी महाराज के द्वारा संपूर्ण राष्ट्र के लिए किए गए प्रयासों की यह राज्याभिषेक सफल परिणति है और इसलिए इसको हम शिव साम्राज्य दिन नहीं कहते, इसको हम कहते हैं हिंदू साम्राज्य दिवस। और इसीलिए अपने पहले 3 स्तर संघ चालकों ने कई बार कहा, डॉक्टर साहब तो कहते ही थे, गुरुजी ने कहा है, बाला साहब ने कहा है कि हमारा आदर्श तो तत्व है, भगवा ध्वज है, लेकिन कई बार सामान्य व्यक्ति को निर्गुण निराकार समझ में नहीं आता। उसको सगुण साकार स्वरूप चाहिए और व्यक्ति के रूप में सगुण आदर्श के नाते छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन का प्रत्येक अंश हमारे लिए दिग्दर्शक है। उस चरित्र की, उस नीति की, उस कुशलता की, उस उद्देश्य के पवित्रता की आज आवश्यकता है। इसको समझकर ही अपने संघ ने इस ज्येष्ठ शुक्ल त्रयोदशी को, शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक के दिन को हिंदू साम्राज्य दिवस निश्चित किया है। इसीलिए आज की जैसी परिस्थिति में उसी को हम सारे भारत में मनाते हैं। शिवाजी महाराज के कर्तृत्व, उनके गुण, उनके चरित्र के द्वारा मिलने वाला दिग्दर्शन आज की वैसी ही परिस्थिति में मार्गदर्शक है। आज भी अपने लिए अनुकरणीय है। अपने हिंदू साम्राज्य दिवस के इस महत्व को समझकर हम उसको प्रतिवर्ष मनाएं और उसका संदेश स्वयंसेवकों में तो ठीक से जाए ही, लेकिन संपूर्ण समाज में इसका संदेश जाए, उनके बुद्धि में जाए, वहाँ से उनके हृदय में उतरे और वहाँ से प्रत्येक व्यक्ति के आचरण में प्रकट हो। संघ का यह उद्यम बढ़ाने के प्रयासों में हम लोग समझकर सहभागी हों। इतनी बात कहते हुए मैं अपने 4 शब्द समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।